हेलो प्यारे दोस्त, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया फिर से आपके सामने एक बार क्लास 12 अध्याय 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को लेकर आए हुए हैं। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े हुए थे कि गॉस की प्रमेय होती क्या है। आज हम जानेंगे कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग। आज हम जानेंगे क्या गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इससे पहले वाले लेक्चर में हम सीखे थे कि गॉस का जो प्रमेय थी उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। क्लियर है। आज जानेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो इसमें हम हेडिंग डालते हैं कि एक समान रूप से आवेशित एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर है, दिख रहा होगा आप सबको। तो इसके अनुप्रयोग हम जानेंगे। अनुप्रयोग है क्या? एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो लोग नए जुड़े हों हमारे साथ, आज का टॉपिक समझने के बाद अगर उनको पुराना टॉपिक समझना है तो एक एक डेरिवेशन हम बताए हुए हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पुराने लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं गोलीय कोश, इसमें आपको 3 बिंदु आपको प्रूव करना पड़ेगा। एक बिंदु मतलब गोलीय कोश के बाहर स्थित होगा, एक गोलीय कोश के अंदर स्थित होगा, एक गोलीय कोश के पृष्ठ पर ही क्या होगा, स्थिर होगा। कहने का मतलब इसको हम चित्र से समझते हैं। ये आपका एक गोला है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं थोड़ा इसको। ये आपका क्या दिख रहा है, एक गोला है जिसका केंद्र O है और इस केंद्र से त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या को हम मान लिए कैपिटल R। ठीक है। इस गोले के चारों तरफ, इस गोले के ऊपर एक धन आवेश का परिमाण आवेश है। कहने का मतलब यहाँ प्लस प्लस, ये क्या है, एक धन आवेशित परिमाण है जिसको क्या है, ये Q आवेश का एक परिमाण है। जो धनावेशित है ये क्या है, एक समान रूप से इस गोले के ऊपर फैला हुआ है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 3 बिंदु हमने बताया आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं लिखा क्या, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो इसके चारों तरफ एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है, इस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। लेकिन इसके लिए करेंगे क्या, हम इसके बाहर एक क्षेत्र दर्शा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बाहर हम एक क्षेत्र दर्शा देते हैं। क्लियर है। इसके बाहर एक क्या है, गोलीय कोश के बाहर एक हमने क्या दर्शा दिया, क्षेत्र दर्शा दिया। क्लियर है। इस क्षेत्र पर मान लीजिए ये बिंदु क्या हो गया, P। ये क्या है, इसका एक बिंदु P है जिस पर क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। और इस केंद्र से इस P तक की दूरी, इस केंद्र से इस P तक की दूरी जो है वो क्या है, स्मॉल r। क्या है ये, इसको सीधे कर लीजिए लाइन, ये है स्मॉल r। क्लियर है। और इस बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल है। ये अल्पांश क्षेत्रफल हो गया बिंदु P पर, जिसको हम किससे दर्शाते थे, हम दर्शाते थे किससे, dA से।
और जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, क्या याद करना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो भी इसी की दिशा में है। कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा और इसका जो अल्पांश क्षेत्रफल है दोनों एक ही दिशा में है। तो ये तो बाहर का क्षेत्र हो गया। अब बात आती है कि ये बाहर का पृष्ठ हो गया गोलीय कोश के, ये एक जो खुद जिस पर स्थिर है ये हो गया। एक इसके अंदर होता है, हमने मान लीजिए ये बना दिया ऐसे करके, यूँ करके, ये क्या हो गया गोलीय कोश के अंदर। तो आप समझे क्या, एक आर त्रिज्या का एक हमने गोलीय कोश बनाया, ध्यान दीजिएगा, एक आर त्रिज्या का हमने गोलीय कोश बनाया जिसका केंद्र O है, ठीक है। फिर उस गोलीय कोश के चारों तरफ एक समान रूप से धन आवेश फैला हुआ है। फिर उसके बाहर एक गोलीय कोश के बाहर एक क्या बना हुआ है, गोलीय पृष्ठ बना हुआ है। तो बिंदु O से बिंदु O तक की दूरी स्मॉल r है और इसका क्षेत्रफल P, बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी dA के समांतर है। क्लियर है। और इसके अंदर एक क्षेत्र बना दिया। तो आपको इसमें 3 चीज़ प्रूव करना होगा। तो लैंग्वेज आपके स्क्रीन पर लिख के आ रही होगी, आप स्क्रीन से लिख सकते हैं। क्लियर है। लैंग्वेज आपके स्क्रीन पर लिख के आएगी, ध्यान दीजिएगा। माना r त्रिज्या के एक गोलीय कोश है, माना r त्रिज्या के एक गोलीय कोश है जिसके ऊपर या जिसके क्या कहते हैं चारों तरफ समान रूप से आवेश, धनात्मक आवेश फैला हुआ है और उसके बाहरी पृष्ठ पर बिंदु P से O तक की दूरी स्मॉल r है और बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA है और उसकी dA और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों समान है। तो हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। क्लियर है। तो स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं। हम आगे चलते हैं, चलिए ध्यान देते हैं, आगे बात करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है जब बिंदु कोश के बाहर हो। यहाँ से क्या करेंगे, जब बिंदु पहला है यहाँ पर, ये तो आपका क्या हो गया प्रूफ करने के लिए आता है। इसमें आता है पहला, इसमें 3 चीज़ प्रूफ करेंगे, ठीक है। जब क्या है अगली हेडिंग, जब बिंदु P कोश के बाहर हो, जब बिंदु P कोश के बाहर हो। क्लियर है। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो बिंदु है जब ये गोलीय कोश के बाहर होगा तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं r, जो कि ये जो स्मॉल r है ये कैपिटल R से क्या हुआ है, बड़ा है। तो यहाँ लिख देंगे अर्थात स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। कहने का मतलब इस जो गोलीय पृष्ठ दिख रहा है इसकी जो लंबाई है बाहर वाले की अपेक्षा क्या है, इस कैपिटल R बहुत ही छोटा है ना। आप देख सकते हैं इसका त्रिज्या इतनी है और इसकी क्या त्रिज्या आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक बड़ी, वैसे भी दिख रहा है कब गोला क्या हुआ बड़ा ही है। क्लियर है। चलिए अब इसको लगाएंगे कैसे, अब निकाल लेंगे अल्पांश क्षेत्रफल। यहाँ से पहले अल्प की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, संपूर्ण की बात करेंगे। क्लियर है। तो पहले हम अल्पांश की बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल dA के कारण वैद्युत फ्लक्स, क्या वैद्युत फ्लक्स। क्लियर है। इस अल्पांश क्षेत्रफल dA के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स d phi e, ये तो लिखेंगे d phi क्या होता है, ये होता है E dA, होता है कि नहीं होता, होता है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं E dA cos थीटा। क्लियर है।
और यहाँ थीटा की जगह हम लिखेंगे क्या, थीटा की जगह हम यूज करेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो क्षेत्रफल है और वैद्युत फ्लक्स जो दिख रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दिख रही है, वैद्युत क्षेत्र जो दिख रहा है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में। आप देख लीजिए यहाँ से DA और E क्या है, दोनों ही एक ही दिशा में है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अगर लिख दें यहाँ से EDA cos 0 और cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ आ कितना जाएगा, यहाँ आएगा EDA। क्लियर है, EDA। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई समस्या? अब आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब तो अल्पांश के लिए तो हो गया, अब किसकी बात करें, संपूर्ण की बात करें। लिखें क्या, अतः संपूर्ण DA के कारण, क्लियर है, संपूर्ण क्षेत्रफल DA के कारण वैद्युत फ्लक्स। चलिए इसको समझते हैं। संपूर्ण की बात आ गई तो करेंगे क्या, यहाँ क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ पर ऐसा लगता है सरफेस एरिया, लगता है कि नहीं लगता, इसका मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया ही होता है, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल जिसको बोलते हैं, समाकलन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, EDA। क्लियर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ से E को बाहर कर देंगे, यहाँ से आएगा DA। अब ध्यान दीजिएगा, ये DA क्या है, एक एरिया है और किसकी बात कर रहा है, संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्र मतलब कि हम जानते हैं ये क्या दिख रहा है आपको, एक ये गोला दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, गोला। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, लिख दीजिए, यहाँ लिख देंगे E और यहाँ से 4πr²। हमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि ये इसका मतलब होता है इंटीग्रल, किसका करें, संपूर्ण। DA हो गया क्षेत्रफल, तो संपूर्ण किसके क्षेत्रफल निकाल, गोले का ही तो निकाल रहे हैं। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं यहाँ से। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से है क्या यहाँ से निकला क्या, इसको फाई करिए, यहाँ से आपको इतनी वैल्यू निकली। क्लियर है, कोई डाउट? एक बार देख लीजिए फिर से। अल्फांश क्षेत्रफल DA कारण वैद्युत फ्लक्स क्या है, d∅ होता है, EDA फार्मूला होता है, EDA cos थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा क्या लिख दिया, यहाँ से 0 हो गया क्योंकि दिशा दोनों समान थी, तो यहाँ 0 रखा, तो यहाँ EDA हो गया। जब संपूर्ण के लिए निकाला तो कितना आया, हमारा इतना आया। क्लियर है, कोई डाउट? ये निकला अल्पांश के लिए, निकला संपूर्ण के लिए। अब किसका यूज करेंगे, अब यूज करेंगे गॉस की नियम से, गॉस की प्रमेय से। क्या लिखेंगे, गॉस के, अब या अतः कुछ भी लिखिए, अब गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। चलिए गॉस के नियम हम जानते हैं होता क्या है, φe, यही तो निकला है ना हमारा। φe क्या होता है हमारा, ये होता है Q/ε0। क्लियर है, कोई डाउट? इसको चाहे तो आप इक्वेशन 1 बना लें, इसको इक्वेशन 2 बना लें। क्लियर है, कोई समस्या? यहाँ शायद ये हट जाएगा। क्लियर, हाँ ये चीज़ हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो इतनी रख रहे हैं, तो यहाँ से φe निकलेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू तो यही निकल रही है ना, तो संपूर्ण की बात करें तो यहाँ लगा दिया φe, बात वही हुई। ठीक है, यहाँ से d हट जाता है तो यहाँ से φe लिख जाता है। और हम गॉस के नियम जानते हैं क्या होता है, φ = Q/ε0, ये तो होता है ना। अब आप ध्यान दीजिए, आपको कुछ दिख रहा होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दिख रहा है, एक समीकरण 1 समीकरण 2 से। चलो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। आप देख सकते हैं समीकरण 1 में और समीकरण 2 में ये जो आपका जो बायां पक्ष है दोनों बराबर है। जब इसकी तुलना करेंगे तो बराबर वाला पद क्या होगा, कैंसिल होकर बाहर चला जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे E 4πr² Q/ε0। अगर यहाँ से हम E निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये गुणा में है, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या होगा, E = 1/4πε0 Q/r²। ये क्या निकला, ये निकला E, ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 3।
क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किया क्या, संपूर्ण क्षेत्रफल की जब बात हुई तो यहाँ से 5d इसका निकाल, इसके वैल्यू तो यही तो है, तो यहाँ पर इतना तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये क्या d हट जाएगा, क्यों d क्यों लगा था, क्योंकि वो अल्पांश की बात कर रहा था। जब संपूर्ण की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5e लिख देंगे। क्लियर है, तो यहाँ से इतना कर लिया। अच्छा, अब बात आती है कि अगर इस पृष्ठ पर क्या हो, इस गोलीय पृष्ठ पर पृष्ठ घनत्व लगा हो, क्या लगा हो, पृष्ठ घनत्व लगा हो, तो करेंगे क्या। चलिए देखते हैं। अगर पृष्ठ घनत्व लगा हो तो पृष्ठ जो घनत्व होता है ये होता क्या है, पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है, ये होता सिग्मा, इसको ये स्मॉल सिग्मा है जो आपको आधा ना की तरह दिख रहा है, ये स्मॉल सिग्मा होता है। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू Q अपान 4πr², ये होता है पृष्ठ घनत्व। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से करेंगे क्या, यदि कोश पर लिखेंगे, यदि कोश पर पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व लगा हो, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो करेंगे क्या, अगर यहाँ सिग्मा है, यहाँ क्या दिख रहा है, Q दिख रहा है ना, यहाँ देखिए Q दिख रहा है ना, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालें, क्या होगा बताइए। Q निकालेंगे तो नीचे वाला भाग में दिख रहा है, इधर आ जाएगा, तो गुणा में क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू सिग्मा, यहाँ से क्या हो जाएगा 4πr²। अब इस Q की वैल्यू कहाँ रख देंगे, उठाकर इसमें हम रख देंगे, तो रख दीजिए E बराबर 1/4πε0, इसमें रख देंगे ना क्वेश्चन नंबर 3 में। तो Q क्या निकला है, Q की वैल्यू सिग्मा 4πr², यहाँ क्या दिख रहा है नीचे, नीचे कुछ बचा है, ये r², यही तो है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो r है, अब यहाँ पर स्मॉल r नहीं रखेंगे, गलती यही करेंगे आप लोग, यहाँ पर स्मॉल r, अब यहाँ पर स्मॉल r नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये किसका बात कर रहा है, बाहर का कि अंदर की बात कर रहा है, ये तो बात कर रहा है ना। क्लियर है नहीं क्लियर है, बस देख लिया जाता है। हाँ ठीक है, कोई बात कर रहा है। चलिए, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ये जब बात करेगा यहाँ से कैपिटल R निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा यहाँ से कैपिटल R इसलिए निकलेगा यहाँ से, क्योंकि ये इस गोलीय कोश पर क्या लग रहा है, पृष्ठ आवेश घनत्व लग रहा है। किस गोलीय पर, ये जो गोला दिया गया है। ठीक है, तो यहीं से ना, तो यहाँ तक लंबाई r है, यहाँ r हो गया। जब यहाँ से r रखेंगे तो ये 4π से 4π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा E इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से बचेगा सिग्मा अपान ε0, यहाँ बचा कितना r² अपॉन r², स्मॉल r, कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r², ये हमारा निकल गया। क्लियर है। तो ये तो था पहला पॉइंट, जब बिंदु P कोश के बाहर स्थित, जब बाहर स्थित होगा तो ऐसा कंडीशन आएगा। ठीक है, यहाँ से क्यों किया ये स्मॉल कैपिटल R, क्यों किया कैपिटल R, इसलिए किया क्योंकि इस गोले पर क्या लग रहा है, पृष्ठ आवेश घनत्व लग रहा है, जिसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर। ठीक है, इसको मिटाते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलिए प्यारे स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है वो है जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो, गोलीय के कोश के पृष्ठ पर हो। ठीक है, अभी हम सीखे बाहर, अब क्या होगा जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर होगा। पृष्ठ पर कहने का मतलब ये जो गोलीय कोश का बिंदु है, ये बिंदु अगर यहाँ पर आ जाएगा, इसी के पृष्ठ पर आ जाएगा, तो ये जो यहाँ पर क्या था आपका R था, सॉरी ये मिटाते समय चित्र आपका मिट गया था, तो बनाना पड़ा फिर से। ये R है ना, देख सकते हैं आप, ये R है, ये क्या है, R है ना। तो अगर ये बिंदु इस पर चला आएगा, आप देख सकते क्या लिखा है, जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो। ये जो बिंदु P है, अगर इसके गोलीय पृष्ठ पर आ जाए तो ये जो R है और ये जो कैपिटल R स्मॉल r दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इससे पहले वाले में जो आप पहले वाले लिखे थे, गोलीय पृष्ठ के बाहर हो, जहाँ पर आप लिखे थे E बराबर 1/4πε0 Q अपान r², जहाँ पर आया था, आप देखिए अपने कॉपी में जहाँ पर आप इसको लिखे होंगे, उसको क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिए। हम भूल गए लिखने के लिए वहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। और जो सबसे लास्ट पॉइंट आया था आपका कि बाहर स्थित हो, तो वहाँ पर आया था E बराबर सिग्मा अपान ε0 कैपिटल R² स्मॉल r², इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 4, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो आप बना लिए होंगे, हम आगे चलते हैं। ठीक, चलिए
यहाँ देखिए, जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर होगा, जब ये बिंदु इस पृष्ठ पर आएगा तो ये दोनों आपस में बराबर, देखिए अर्थात स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो इसमें हम समीकरण 3 और 4 का ही सिर्फ यूज करेंगे बस। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था, अभी हमने लिखा हुआ था E बराबर 1/4πε0 Q/r²। क्या यही था, कैपिटल R² था ना शायद, हाँ कैपिटल R²। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 4 है क्या, अभी लिखा गया था कितना, E बराबर σ/ε0, यहाँ से लिखा गया था R² स्मॉल r², यही तो लिखा गया था ना। यहाँ पर जो स्मॉल r है इसके जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल R, क्योंकि दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो लिख देते हैं E = σ/ε0, यहाँ से r², यहाँ पर भी लिख देंगे कितना, r²। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये बिंदु कहाँ पर आ गया, गोलीय पृष्ठ पर आ गया। तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया, E = σ/ε0। ये क्या मिला, जब बिंदु गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो। क्लियर है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप समझने की प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा बात करते हैं, क्या, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, कहने का मतलब जब ये बिंदु इसके अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये जो r है ये छोटा हो जाए, r क्या होगा, ये r बड़ा हो जाएगा, ये जो स्मॉल r है ये क्या होगा, छोटा। भाई ये बाहर था, ये लंबा था, बड़ा गोला बना रहा था, तो ये बड़ा था। जैसे ये बिंदु अंदर आ गया, इस जो पृष्ठ दिख रहा है, इस पृष्ठ के देखिए आपसे तीसरा बिंदु दिख रहा है, तीसरा पृष्ठ दिख रहा है, इसके जब अंदर आया तो क्या होगा, स्मॉल r क्या होगा, छोटा हो जाएगा, कैपिटल R क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल r = कैपिटल R। तो आप वैसे देख सकते हैं, ये बिंदु जब अंदर आएगा तो क्या होगा, ये r छोटा हो जाएगा और ये कैपिटल R क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसमें क्या लिखेंगे, जब इसमें करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब ये गोलीय कोश के अंदर आएगा तो क्या ये जो आवेश लगा हुआ है, क्या ये आवेश अंदर लगेगा, नहीं लगेगा, पूरा आवेश ही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। बाहर तो था, ठीक है, प्लस के बाहर लगा दिए, तब भी ये प्लस का सामना कर रहा था, लेकिन जब ये तो अंदर आ गया तो प्लस का कोई मतलब ही नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि ये बिंदु कहाँ आ गया, अंदर आ गया, तो आवेश कितना हो जाएगा, पूरा आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कि P से खींचे गए बिंदु P मतलब यहाँ ले आएंगे, तो मान लीजिए जब इस बिंदु को यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ये मान लीजिए P डैश बना लीजिए इसको। भाई यहाँ से यहाँ आएगा, कोई नाम दे दिए P डैश, मान लीजिए P डैश से खींचे गए गॉसियन पृष्ठ के अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर क्या होगा, आवेश शून्य हो जाएगा, आवेश शून्य हो जाएगा। और जानते हैं क्या होता है, फाई ई होता है, कितना होता है, सरफेस इंटीग्रल कितना होता है, EDA = Q/ε0 होता है कि नहीं होता, ये गॉस की प्रमेय से आप देख सकते हैं, होता ही नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर है क्या, E को हम बाहर करते हैं, यहाँ हुआ DA = Q/ε0। यहाँ पर ये DA क्या है, सरफेस मतलब संपूर्ण बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल क्या है, 4πr², पूरे गोले की बात कर रहा है, क्या हो गया, E 4πr², और इस पर पूरा आवेश क्या लग रहा है, देखिए आवेश क्या कह रहा है, शून्य कह रहा है, तो यहाँ लगा लिख शून्य, Q की जगह क्या लिख दिया, शून्य, यहाँ लिखा है ε0, तो ये पूरा आ जाएगा 0, तो यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा E बराबर, इधर किस में है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, 0 से भाग देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब बिंदु P जब गोलीय कोश के अंदर होगा तो इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, आवेश क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको, ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
आपको अगर नहीं आता, आप वीडियो को बैक कीजिए, आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, अच्छी तरह देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और जो अभी इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हुए हैं वो जाकर लेक्चर को देखें, उनको हर एक टॉपिक समझ में आएगा। इस तरह पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि किसी टीचर की लत लग जाती है कि मतलब जब तक वो पढ़ाएंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। तो आप ऐसा कोई भी भ्रम मत पालिए मन में, ऐसा कोई भी मन में ऐसा शंका मत डालिए कि अगर वही पढ़ाएंगे तभी आएगा समझ में। ऐसा टॉपिक बनाया जाता है, ऐसा मैटर तैयार किया जाता है आपके लिए कि आप सब उसको अच्छी तरह अपने माइंड में कैच कर लें, ऐसा सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर जो लोग नए जुड़े होंगे या हमारे इससे पुराने लेक्चर नहीं देखे होंगे, लेक्चर एक बार देख लेंगे तो ये टॉपिक और भी अच्छी तरह आने लगेगा। क्योंकि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इससे पुराना वाला लेक्चर आपको समझना होगा, तभी जाकर आप समझेंगे कि ये गॉस क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, तब आप समझ को सकेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए गुड बाय।